चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई आर्ट या स्किल है जिसको आपके फैमिली मेम्बर्स अब तक कैरी करते आए हो और उसी लेजेसी को बढ़ाना आपका सपना हो? ये है क्योंकि ये जो चैप्टर का थीम है ये इसी सवाल के बेसिस पे है, जहाँ पे एक यंग गर्ल अपने मम्मी और पापा के जो वर्क होती है उसी ट्रेडिशन और उसी स्किल को आगे कैरी करना चाहती है और यही उसका ड्रीम होता है। उसको वो काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। और एक अच्छी स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है नागा विलेज, जो कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। यहाँ पे काम कैसे होंगे, तो छोटा गाँव है तो वहाँ पर हैंडमेड या फिर हैंडक्राफ्ट वर्क ज़्यादा होते हैं, ऐसे काम जो हाथ से किए जा सकते हो, और हैंडक्राफ्ट वर्क उन्हीं को कहते थे। जैसे पॉट बनाना हाथों का काम होता है, कपड़े की बिनाई कर लेना ये भी हाथों से करते थे। तो छोटे छोटे काम जिसके ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था वो सारे काम इस गांव में होते थे। सेंटिला इसके मेन कैरेक्टर्स में आते हैं और मेन कैरेक्टर्स में इसी गर्ल की बात हो रही है जो कि एक यंग गर्ल है और वो बनना चाहती है क्या, एक पॉट मेकर। अर्निला उनकी माँ का नाम है और वो उसको प्रेफरेंस देती है। वो चाहती है कि वो बेटी उनकी जो हो वो एक अच्छी वीविंग बने, यानी कि कपड़े सिलने वाले यानी बुनाई करते हैं उनको बोलते हैं वीवर। ओनुला जो कि पॉट मेकर है और पॉट मेकिंग के गाइडर है, यानी कि इनकी कोच समझ लो आप, इनकी कोच है जो कि इनकी केयर टेकर भी कहलाती है। इस चैप्टर में मैंने इसके रिलेटेड सारे स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स लिख दिए, आप यहाँ पे बस समरी देख लो। चैप्टर के शुरुआत में इनके हार्ड वर्क को दिखाया जाता है कि एक पॉट बनाने के लिए इनको क्या क्या काम करना पड़ता है। वो बैंक रिवर यानी कि नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ से क्ले वाली यानी कि गीली मिट्टी लेके आते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, पीटते हैं। उसके बाद सेंट्रिला की जो स्ट्रेंथ होती है वो वहाँ पे दिखानी पड़ती है ताकि वो अच्छा पॉट बना सके। हालांकि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट ये फेल हो जाता है और जो उसका फर्स्ट पॉट होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, और वो इसकी वजह से काफ़ी टेंस एंड स्टिफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कठोर हो जाती है कि अरे अब कैसे हो पाएगा, उसको फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। आप ये समझ लो कि क्ले डज नॉट फॉलो द हर हैंड्स, जो वो मिट्टी होती है वो उसके हाथों की बात को समझती नहीं है, ऐसा लगता है। पॉट कोलैप्स, वो सारे पॉट्स आपस में टूट जाते थे और इसकी वजह से वो काफ़ी थकी हुई सी फील करती थी। फिर ओनुला ने उसकी हेल्प की। ओनुला कौन थी, आपने देखा था कि ओनुला एक केयर टेकर है जो कि उसको हेल्प करती है। जैसे कोचिंग में, आप स्कूल में या फिर आपके घर में कोई ऐसा तो होगा ना जो आपकी हेल्प करता होगा, जैसे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, स्टडी हेल्पर्स पढ़ाई में। कंफर्ट्स द सेंटिला, उसको फील कराती है कि वो कर सकती है एंड सो द करेक्ट मेथड, और उसको सही मेथड बताती है कि वो कैसे कर सकती है। एंड परफेक्ट पॉट, उसको बनाने के लिए क्या करना होगा और उसको प्रॉपर गाइडेंस देती है और उसको करेज यानी कि उसको वो साहस देती है, वो हिम्मत देती है। तो उसके बाद सेकंड ट्राई करती है और उसके बाद जो ये सेंटिला होती है वो एक अच्छे पॉट बनाना स्टार्ट कर देती है। उसकी माउथ जो फिनिशिंग होती है पॉट की वो काफ़ी गलत होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो उसको फिक्स कर लेती थी। स्टार्टिंग में तो वो दिक्कत हो रही थी लेकिन बाद में उसको प्रैक्टिस कर करके वो ठीक कर लेती है। टेल सेंटिला टू वॉच हर मदर, और वो उसकी माँ को देख कहती है कि जाके अपनी माँ को देखो, वो आपकी मदर है, वो कैसे पॉट बनाती है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। जब वो ऑब्जर्व करने जाने लगी तो उसको वो बात अच्छे से समझ में आई। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी इसमें, पैसन है, प्रैक्टिस है, और उसकी वजह से उसकी स्किल काफ़ी ग्लो करती है। और क्राफ्ट नीड द पेशेंस, कोई भी क्राफ्ट आपको सीखना होगा तो सबसे पहले आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। पेशेंस इसका कीवर्ड है कि इसने हार नहीं मानी। रियल आर्टिशियंस इज बोर्न, जो कला थी उसकी मम्मी पापा में होते हुए आई थी और वही आर्ट इसके सेंटिला के अंदर भी वो जन्म ले ली थी। और इसके जो एक्सेप्ट मिस्टेक थे उसने अपनी गलतियों को सीखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसको बार बार कोशिश करके ठीक किया। पोएट्री बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, हार्ड, डर्टी एंड लो इनकम, यानी कि काम बहुत ज़्यादा, काम भी बहुत धूल मिट्टी वाला है और उसके बाद इनकम भी बहुत कम है। इसलिए पोट्री उसकी मदर का भी नहीं था, इसीलिए मम्मी उसकी नहीं चाहती थी कि वो काम करे पोट्री का। वेविंग का काम कैसा था, साफ़ सुथरा था, घर के अंदर किया जाने वाला काम था और उसमें पैसे भी ज़्यादा थे। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी सेंटिला है वो कोई आसान काम करे जो कि ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा इनकम हो। सेंटिला की जो डिज़ायर थी वो चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन से देख रखा था अपने मदर फादर को, इसलिए उसकी डिज़ायर थी कि वो क्या बनाए, पॉट मेकिंग का काम करना स्टार्ट करे और पॉट बनाए। वो पॉट मेकर बनना चाहते थे। एंड अट्रैक्ट टू द साउंड ऑफ टूल्स, और उसके जो टिक टिक पिट पिट किट किट करने वाले जो साउंड टूल्स होते थे पॉट बनाने में, जो भी हेल्पफुल टूल्स होते थे वो सारी चीज़ को काफ़ी इंजॉय करती थी, उसके टूल को काफ़ी देख के अट्रैक्ट होती थी। इंजॉय द सिंग द मड टर्न इनटू द पॉट्स, और वो देखती थी कि कैसे एक गीली मिट्टी यानी कि एक कीचड़ जैसी मिट्टी हो और वो एक पॉट में टर्न ओवर हो जाती है, कैसे बन जाती है, ये सब देख करके उसको काफ़ी अच्छा लगता था। द पॉट मेकर टेम्सुला आओ, राइटर ऑफ दिस चैप्टर,
टीला की ड्रीम है कि वो बने क्या, पॉट मेकर जैसे उसकी माँ थी एंड उसके जो ग्रैंड मदर यानी कि उसकी जैसे दादी भी थी। ये इनका ट्रेडिशनल वर्क होता आया था। अर्निला वॉन्ट्स टू लर्न द वीविंग। वो अर्निला जो थी यानी कि उसकी जो माँ चाहती थी कि वो कैसा काम करे, वो बनाना चाहती थी अपनी बेटी को यानी कि सेंटिला को, कि वो एक वेवर बन जाए, कपड़ा सिलने वाली यानी कि कपड़ा बुनाई के काम में लग जाए। और उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉट मेकिंग में तो बहुत कम पैसे थे, यानी फ्यू मनी, बहुत कम बने, और काम तो बहुत ज़्यादा यानी हार्डवर्क बहुत करना है। विलेज के जो काउंसिल्स हैं यानी कि जैसे आपके हेड होते हैं विलेज के, हाँ, सरपंच, मुखिया, ऐसे टाइप के लोग, वो उस ट्रेडिशन को चाहते थे कि इस ट्रेडिशन को, पॉट बनाने वाले ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू करके उसको पास ऑन किया जाए, किसको, सेंटिला को यानी कि उसकी बेटी को। और स्ट्रगल फॉर द ऑलमोस्ट 2 years टू लर्न, और उसको लगभग 2 साल लग गए इस स्किल को सीखने में कि वो क्राफ्ट मेकिंग में कैसे अपने आप को बेटर कर पाएगी। एंड गाइडेंस फ्रॉम द डोरमिट्री टेक केयर। ये अनुला जो थी ना, उसकी डोरमिट्री टेक केयर थी, केयर टेकर थी, ऐसा समझ लो कि केयर टेकर का काम होता है, वो उसको समझाती है, जहाँ पे उसकी गलती होती है उसको वो वहाँ पे गाइड करते थे, और उनका नाम क्या था, अनुला। फाइनल टेस्ट के बाद उनकी जो माँ थी वो सेंटिला को देख करके, फाइनल टेस्ट फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ ने उसके टेस्ट लिए और माँ ने उसको अच्छे से सिखाया भी, और सेंटिला ने जब काम सीख लिया तो वो एक मास्टर पॉट मेकिंग अपनी माँ के जैसे बन गई। हालांकि लास्ट में जो होती है उनकी माँ का एक्सपायर हो जाता है, और तब तक में एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो चुका होता है। ये लाइन इस चैप्टर का काफ़ी इमोशनल पॉइंट है। चैप्टर के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं। सेंटिला जो कि मेन कैरेक्टर है, एक नागालैंड की नागा गर्ल है, और ये पैशनेट और डिटरमाइंड है किसके लिए, ये पॉट बनाने के लिए, और ये रिफ्यूज़ कर देती है गिव अप एंड आफ्टर मैनी फेलियर्स। वो एक तरीके से देखो तो पॉट बनाने के लिए बाद वो गिव अप यानी कि हार मान लेती है कि उससे ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका जो हिडन टैलेंट होता है वो खुल करके सामने आता है जब वो अकेले काम कर रही होती है किसी बिना दबाव के, और ऐसा समझ लो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को 100% दे रही होती है। और वहीं पे उसकी जो माँ अर्निला होती है, उसकी जो एक्सपर्ट होती है, पॉट मेकिंग की एक्सपर्ट कही जाती थी, वो ट्राई टू फील द लो इनकम, वो काफ़ी ज़्यादा थकी सी फील करती थी लो इनकम एंड बैक ब्रेकिंग लेबर से। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई काम करे जिसमें जी तोड़ यानी कि पीठ तोड़ ऐसा काम हो जिसमें ज़बरदस्त मेहनत हो, एंड वो चाहती थी कि सेंटिला जो हो वो क्या बने, वेवियर बने, कपड़े बुनाई के काम में आगे बढ़े। एंड एंड ऑफ द क्विकली सपोर्ट सेंटिला बाय द प्रेजेंटिंग टू बी इल एंड लिविंग द वर्क ऑफ सेट टू हर। और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए गांव के जो काउंसिल्स थे उनसे वो झूठ बोल दी कि वो बीमार है और वो धीरे धीरे अभी काम सिखा रही है और वो जल्दी सीख जाएगी। मेसोबा जो कि उनके फादर थे, सेंटिला के फादर, और ये गांव के विलेज काउंसिल को ये रिमाइंड कराते हैं कि वो भी अपने बच्चे को ऐसा ही सिखाएंगे, वो कोई और काम नहीं, उनके काम को, लेजेसी को आगे कैरी करेगी। और क्लियरली बता दिए थे कि क्लेवरली प्रॉमिस्ड दैट द सेंटिला बिकम द बेस्ट पॉट मेकर। और वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब काउंसिल की जो प्रेशर थी उसके अंडर में आकर के ये लोग तो ऐसा समझ लो कि उसको बोले, प्रॉमिस भी कर दिए कि वो एक बेस्ट पॉट मेकर बनेगी गांव की, और एक अच्छे अच्छे पॉट भी बनाएगी, डॉटर इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। और उन्होंने अपने डॉटर के बारे में ऐसी बात सब पूरे गांव वालों के सामने बोली थी। ओनुला जो कि केयर टेकर है, उनकी कोच बन गई एक टाइप से। ये एक विडो केयर टेकर थी जो सेंटिला टेंशन एंड क्लूमजी अटेम्प्ट टू हर रियलाइज द प्रॉब्लम टू नर्वसनेस नॉट लैक ऑफ एबिलिटी। वो जानती थी कि उसके अंदर कोई एबिलिटी की कमी नहीं है, बस वो टेंशन में है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है। हर पेशेंस एंड गाइडेंस, उस महिला यानी कि जो विडो केयर ओनुला थी केयर टेकर, उसकी पेशेंस और गाइडेंस में सेंटिला ने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया और फील किया म्यूजिक पॉट मेकिंग, यानी कि उस पॉट मेकिंग बनाने की जो धुन होती है वो उसके दिमाग में समझ में आ गई थी। बट इसको समझने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो ये था। टेम्सुला और जो कि इस चैप्टर की जो राइटर है, ये मेन कैरेक्टर हो गए, क्योंकि इनके बारे में अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे भी। तो पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, और ये नागालैंड की रहने वाली हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हाईलाइट किया था इस चैप्टर के थ्रू। एंड ऑफ्टन राइट द नागा ट्राइबल लाइफ, उन्होंने एक नागा ट्राइबल लाइफ के बारे में बताया है, जो कि वहाँ के जनजाति लोग होते थे, उनके कल्चर को और उनकी पहचान को यहाँ पे बड़ा किया है। और इस चैप्टर में पूरी इसी चीज़ की बात हो रही है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट की, स्किल कैसे पास किया जा रहा है आने वाली जनरेशन्स में और उसकी कम्युनिटी के थ्रू, और नॉट ओनली वन फैमिली, सिर्फ एक फैमिली में नहीं, हर कोई अपनी ट्रेडिशंस को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। पॉट मेकिंग की स्टोरी की स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को पॉइंट्स टू पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, और जिसमें जहाँ पे जो हार्ड वर्ड्स होंगे उनकी हिंदी भी आपको लिख दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाइल्डहुड ड्रीम उनका बचपन का था सेंटिला का, कि वो एक अपने आप को क्या देखती थी, क्वाइटली ऑब्जर्व करने वाली थी, काफ़ी कैप्चरिंग पावर अच्छी थी उनकी, और वो पॉट्स बनाते हुए देखती थी अपने मम्मी को, और उसी टाइप से उनकी ट्रेडिशंस होती चली आई थी। एंड डेवलप द डीप एंड अनस्पोकन डिज़ायर, और बिना कही जाने वाली इच्छा उनके मन में जाग गई थी कि वो पॉट मेकिंग
करना चाहती है, जो कि उनकी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ से उनकी माँ तक आए थे और वो भी इसको आगे करना चाहते थे। सीक्रेट इंटरेस्ट, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो अपने मम्मी को देखते हुए, काम करते हुए अपने पापा को देख रही हैं, तो उनको भी मन कर रहा कि भाई मैं भी ये काम करूँ। एंड सेंटिला ओवर हियर, अनजाने में ये सुन लेती थी कि पॉट मेकिंग जो होती है वो बहुत कम इनकम की आय हो, मतलब बहुत कम इनकम वाली जॉब होती है और इसमें कोई मज़े भी नहीं है, बहुत बोरिंग काम है। और वहीं पे जो बुनकर होते हैं यानी कपड़े बनाने वाले, वो इंस्टेंटली बहुत पैसा कमाते हैं और उनका काम भी आसान होता है क्योंकि वो क्लीन का है, घर के अंदर किया जा सकता है। सेंटिला हाइड्स हर पैसन, और वो अपने जो पैसन है उसके बारे में छुपा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपने माँ का दिल दुखाए। ठीक है। थर्ड चीज, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सेंटिला सिर्फ विजिट करती थी एक्सपर्ट पॉटर्स को, जो कि उसकी माँ ही थी, और वो कंटिन्यू देखती रहती है कि क्ले से कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी राइमिंग क्या होती है, और उसको थपथपाया जाता था, टैपिंग की जाती थी, जो वो सने हुए आटे जैसे आपके मिट्टी के पोथले होते थे उन सबको वो टैप करते थे किस टाइप से, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी वो टूल्स से, और उसको शेप और देने की जो टेक्निक्स होती थी उसको ध्यान से देखती थी सेंटिला। विलेज के जो काउंसिल कंसर्न होते हैं वो बात करते हो, अफवाह फैल जाती है कि एंटिला जो होती है उसकी माँ उसको उसकी स्किल नहीं सिखा रही है, यानी कि अर्नेला यानी उसकी माँ उसको नहीं बता रही कि कैसे पॉट बनाया जाता है। तो जो विलेज के काउंसिल थे यानी कि वहाँ के जो हेड होते हैं वो आते हैं और मेसोबा, जो कि उसके पिता का नाम रहता है, उससे बोलते हैं कि कम्युनिटी की जो ये ट्रेडिशन है ये हमारे को शेयर करनी चाहिए, नहीं तो ये एक कुछ जनरेशन के बाद ये ख़त्म सी हो जाएगी। और इसके बाद उसके जो फादर होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं अपने उस कम्युनिटीज़ को कि हाँ मैं उसको एक अच्छा पॉट मेकर बनाऊंगा, और अर्नेला को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। सेंटिला स्ट्रिक्टली उसको करना चालू कर देती है। शुरुआत में तो उसके जो पॉट्स होते हैं वो काफ़ी क्लूज में यानी भद्दे से लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है ऐसे देख करके, और काफ़ी सेम फुलफिल करती है कि मैं कितना गंदा बना रही हूँ पॉट। फिर उसको एक हेल्प करने आती है उनकी केयर टेकर, जो कि विडो थी ओनुला। वो नोटिस करती है कि ये रियलाइज़ कर रही है, वो नर्वस हो जा रही है बनाने में, उसके अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, इट इज़ नॉट द लैक ऑफ टैलेंट। सी गाइड हर टू रिलैक्स एंड फील, वो उसको बताती है कि आप रिलैक्स हो, पहले फील हो, काम हो, एंड देन आप अपना फोकस लगाओ और रिस्टोरिंग द कॉन्फिडेंस। और उसके बाद वो सारी जो कॉन्फिडेंस थी जो उसके अंदर नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि जो उसके पॉट्स थे वो काफ़ी क्लूमजी लग रहे थे, काफ़ी क्लूमजी लग रहे थे। ओके, तो आगे देखते हैं। अर्निला का जो टेस्ट होता है, अर्निला यानी कि उसकी माँ ने उसका टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहती है कि ये अभी बीमार है एंड लिव टू द सेट, और वो आराम कर रही है। एंड डिलिबरेटेड टू द, जानबूझ के ऐसा इसलिए किया, डिलिबरेटेड टू द, जानबूझ कर ऐसा किया क्योंकि वो सेंटिला चाहते थे कि वो काम अकेले से कर पाए। अपने बच्चे को उसने पहले पूरी तरीके से छोड़ दिया कि आप अपना काम खुद करो, सेंटिला खुद से अपने से पॉट बनाए, गलत हो या अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो वो खुद से बनाए। और उसके बाद एक टाइम आता है जो ब्रेक थ्रू मोमेंट होती है, सेंटिला जो वर्क काम करना चालू कर देती है कॉन्फिडेंट होकर के, और बहुत सारे पॉट बनाती है। इनफैक्ट अपनी मम्मी के बराबर ही क्वालिटी के पॉट्स बनाना स्टार्ट कर देती है, जो कि अर्नेला देख करके काफ़ी हैरान भी हो जाती थी। ब्रेक थ्रू यानी कि वही पॉइंट होता है जो इसके काफ़ी बड़ी सफलता का राज होता है। एंड डेथ एंड रियलाइजेशंस, जो सेंटिला की माँ होती है यानी कि अर्नेला, वो पास अवे हो जाती है यानी कि एक्सपायर हो जाती है, उनका दिन देहांत हो जाता है। एंड ओनुला सीज टू आइडेंटिकल, एक जैसे रो देखती है, यानी कि आप एक रो ऐसा समझ लो और दूसरा रो ऐसा समझ लो, एक उसकी मदर ने बनाया होता है और एक सेंटिला ने खुद बनाया होता है, और दोनों में जो बनी होती है पॉट्स, उनको देख के पॉट्स को कोई ये नहीं कह सकता था कि ये उसकी मॉम ने बनाया होगा और ये वाली पॉट्स उस सेंटिला ने बनाया होगा। दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे, जो कि एक्सपर्ट और एक न्यू एक्सपर्ट के बीच में कॉम्पिटिशन्स को बता रहे थे। हालांकि जो सेंटिला ने पॉट्स बनाई थी वो एक कम थी बस उसकी माँ से, बाकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, क्वालिटी डिक्टो कॉपी पेस्ट थी जैसा कि किसी एक्सपर्ट की होती है। पॉट बनाने के लिए जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है उसको देखते हैं हम लोग। क्या चाहिए होता है? मटेरियल चाहिए होगा बढ़िया, जो कि ग्रे और रेड क्ले की होती थी, ग्रे और रेड क्ले की, और ये 16 किलोमीटर जाते थे इसको नदी किनारे यानी रिवर बैंक के पास, और फिर उसको कैरी करके अपने ऊपर हेवी बास्केट्स को वापस अप हिल यानी पहाड़ों पे चलते हुए उनको वापस भी आना था। ऐसा क्यों करते थे? ताकि उनको हाई क्वालिटी के जो क्ले होते हैं वो रिवर के पास मिल जाए, और जिसकी इलास्टिसिटी यानी कि खींचने बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसको तोड़ना उड़ना और उसको घुमाना बड़ा आसान होता है। तोड़ने की मतलब ये हो गया कि आपको उसको एक शेप देना ज़्यादा ईजी होता है, ड्यूरेबल होती है। क्ले प्रोसेसिंग, क्ले बनाने के लिए क्या होता था? क्ले स्टार्टिंग में तो काफ़ी इम्प्योर होते थे, गंदे होते थे, काफ़ी मजबूत हार्ड होते थे, हो सकते थे, लेकिन उसको पीट पीट करके एक डो का स्ट्रक्चर दिया जाता था। जैसे आप आटे को सानते हो तो आपका कैसे बन जाता है? रोटी बनाने से पहले डो बन जाती है। पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो भी डो लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर आप जो भी रखोगे वो उसको कैरी ओवर करता है। वैसे ही इसमें डो बनाए जाते थे जिसके अंदर से फिर एयर बबल्स इंश्योर होते थे कि कंप्लीटली निकल जाए, और वो एक एक्सट्रीम यूनिफॉर्म टेक्सचर बनाता था, प्रिवेंटिंग द पॉट फ्रॉम क्रैकिंग। और ये बचाता था किससे? पॉट को क्रैक होने से। जितना अच्छा डो मजबूत होगा उतना अच्छा पॉट मजबूत होगा। ओके, थर्ड आता है प्राइमरी शेपिंग।
प्राइमरी शेपिंग में क्ले जो लंप होते थे, लंप समझते हो, लंप का मतलब एक बड़ा सा मोटा हिस्सा, वो सेंटर में रखा जाता था। व्हील जिसको वो पॉट मेकर्स रोटेट कराते थे, घुमाते थे, उसके बीचों बीच आपका एक लंप का हिस्सा रख दिया जाता था और उसको फिर क्या करा जाता था, राइट हैंड से टैप करके बार बार उसके एक दीवार जैसी खड़ी की जाती थी। ये काम स्ट्रक्चर देने के लिए किया जाता है किसी भी फाउंडेशन का, ताकि उसकी जो थिकनेस हो वो काफ़ी मजबूत है। फिर रिफाइनिंग द रिम, और उसके बाद फिर उस जो पॉट की वेसल है उसके नेक और माउथ बनाई जाती है। जैसे कि आपका देखते हो, आप मटका कैसे देखते हो, तो इसकी जो माउथ है ये आपकी माउथ हो गई और ये आपका निक हो जाता है। ओके, और इसके निक और माउथ को शेप दिया जाता था, जो कि काफ़ी जेंटल, और ये प्रेशर इंश्योर करता था कि इसकी जो फिनिशिंग हो काफ़ी साफ़ सुथरी यानी नीट फिनिशिंग हो। स्किलफुल स्टेजेस बताती थी क्या, ये वही काम कर पाता था जिसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, क्योंकि तो वो भी खड़ी कर देती थी, सेंटिला भी अपनी, लेकिन ऑर्निला के पास क्या था, उसके पास स्किल थी कि वो एक बार में एक अच्छा उसको बोले तो एक शेप दे पा रही थी। ऑन प्रेशर्स ऑफ द कॉजेस ऑफ इंटायर पॉट टू कोलैप्स, बचा करके कि कहीं पॉट कोलैप्स ना कर जाए, टूट ना जाए। लेदर हार्ड स्टेजेस, उसके बाद फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद सेमी हार्ड स्टेज, यानी कि जो वो जो पॉट होती है 2-3 दिन में वो काफ़ी हद तक ठीक से सूख जाती है, लेकिन अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई होती। स्मूथिंग द रफ एजेस एंड द करेक्टिंग द शेप, और जो थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है उसको वो फिक्स करते थे। इससे क्या होता है, उसकी जो इम्परफेक्शन होती है वो कंप्लीटली उसको ठीक किया जा सकता है। अभी भी वो उतने हार्ड नहीं होते, यानी कि सॉफ्ट रहते हैं, तो इनिशियल में ही उसकी अच्छी शेप दे दी जाती है। डिहाइड्रेशन spot arrange the directly from sunlight until the resides motions and evaporated, वो जो आपका पॉट्स होता है वो डायरेक्टली सनलाइट के थ्रू रखा जाता था, ताकि वो उसके मॉइस्चर से धूप से उसके जो मॉइस्चर होंगे पॉट के वो काफ़ी हवा में उड़ जाए, इवेपोरेट हो जाए, उसके अंदर की जो भी पानी थी, क्योंकि जो डो बनाना था, जो भी उनको डो बनाना था, आटे को सानने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पानी मिलानी पड़ती है, लेकिन बाद में अगर पानी उसमें से सुखानी होगी तो आपको क्या करना होगा, उसके मॉइस्चर्स को डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रखना होगा। और इससे क्या होता था, उसके अंदर जो ट्रैप मॉइस्चर है, यानी कि जो बंद हो जाती थी डो के टाइम पे ही, वो वहाँ से स्टीम बन करके एक्सप्लोड हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी। क्लीन प्रिपरेशंस एंड द टायर टू बैम्बू स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पैटर्न, और उससे क्या होता था कि एक बैम्बू से स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया जाता था। डिज़ाइनिंग, जैसे आप मटके पे डिज़ाइन वगैरह देखते हो ना, तो इससे क्या होगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, और वो काम क्या करता था, वो हीट को अंदर बाहर करना का काम करता था। और जो उसकी फेयरिंग होती थी वो कैसी होती थी, वो मॉनिटर्ड होती थी, टेम्परेचर्स को परफेक्टली बैलेंस करके रखी रहती थी, और वो हाई से लो की ओर चलती थी। देखो, जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा उधर से हाई को खींच लेगी और लो की तरफ भेज देगी। और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, मटके में पानी कैसा होता है, ठंडा हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो अंदर की जो टेम्परेचर जो हाई होती थी उसको लो कर देती है, यानी कि अंदर की गर्मी को बाहर निकालती है, रिलीज करती है। और ये क्या होता है,